हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीज का जो रिमेनिंग हमारा पोर्शन रह गया था डिस्कस करने का, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, अकाउंटिंग फॉर रीमेजरमेंट बुक्स ऑफ लेसी। ओके, तो अगर हम रीमेजरमेंट के केस में अकाउंटिंग कैसे होगी लेसी की बुक में, वो भी ओके। सो लेसी इज रिक्वायर्ड टू रीमेजर लीज लायबिलिटी अपॉन अ चेंज इन लीज पेमेंट ड्यू टू उसको लेसी को, हो सकता है लेसी को लीज लायबिलिटी को रीमेजर करना पड़े अगर लीज पेमेंट में चेंज होता है। किस किस वजह से, रीअसेसमेंट ऑफ लीज टर्म ड्यू टू एक्सरसाइजिंग और नॉट एक्सरसाइजिंग रिन्यूअल ऑप्शन। मान लीजिए कि पहले उसने एक्सरसाइज कर लिया, अब वो कह रही है भाई कि स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि मैं एक्सरसाइज कर लूंगा, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे 10 साल तक ये काम काम कर पाऊंगा, 10 साल के बाद मैं रिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लीज पेमेंट में चेंज हो जाएगा। लीज पेमेंट में हमारी पहले क्या थी, रिन्यूअल ऑप्शन भी था। अब लीज पेमेंट में क्या हो जाएगा, रिन्यूअल ऑप्शन हटाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट रीमेजरमेंट माना जाएगा, और इस एज इट, जैसे कि इसे ये पहले पता ही नहीं था। ठीक है, इस तरीके से तो हम अप्लाई करेंगे सेम एज पर केस ए ऑफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो केस ए क्या था, ये स्टेप्स थे केस ए के। स्टेप टू बी फॉलो टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले आप लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे टू बी बुक्ड इनिशियली ऑन कमेंसमेंट डेट। फिर आप कॉस्ट ऑफ आर यू एसेट्स रिकॉर्ड करोगे, रिकॉग्नाइज ऑन कमेंसमेंट डेट। फिर हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे आर यू को मोडिफिकेशन डेट पर, मतलब जब भी हमने चेंज किया है। ठीक है, जब भी हमें लगा है कि हमें रिन्यूअल ऑप्शन नहीं करना है, तो वो वाली कैरिंग वैल्यू निकालेंगे आर यू एसेट्स का, लीज लायबिलिटी का कैरिंग वैल्यू निकाल लेंगे। फिर रिवाइज लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे मोडिफिकेशन डेट पर यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट ऑफ मोडिफिकेशन डेट। और फिर जो भी डिफरेंस आएगा लीज लायबिलिटी का स्टेप 1 और स्टेप 2, वो लीज लायबिलिटी अकाउंट और आर यू एसेट दोनों में एडजस्ट हो जाएगा। तो हम ये केस ए फॉलो करेंगे। ठीक है, ये वाला स्टेप। उसी टाइप से रीअसेसमेंट होता है अगर ऑफ एक्सरसाइजिंग नॉट एक्सरसाइजिंग परचेज ऑप्शन। ठीक है, परचेज ऑप्शन में सिग्निफिकेंट मेजरमेंट कहलाएगा, और वो भी केस ए की तरह ही होगा। मतलब केस ए में जो भी स्टेप्स लिखे थे हमारे, कौन कौन से स्टेप्स थे गाइस। एक तो सबसे पहला स्टेप था कि सबसे पहले आप क्या निकालोगे, लीज लायबिलिटी निकाल लोगे। दूसरा आप क्या निकालोगे, आर यू एसेट की कॉस्ट निकाल लोगे। तीसरा आप क्या निकालोगे, आर यू एसेट्स का कैरिंग वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करोगे आप, ऐसी लीज लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू निकाल लोगे। फिर जो मोडिफिकेशन डेट है जिसमें आपने मतलब इसमें आपने सोचा है कि हाँ मुझे परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना है, तो परचेज ऑप्शन आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, तो फिर उसकी रिवाइज लीज लायबिलिटी निकालोगे कि अगर आज के दिन मेरे को वो छोड़नी होती, तो भाई मेरी मोडिफिकेशन डेट पर रिवाइज लीज लायबिलिटी कौन सी होती, यूजिंग डिस्काउंटिंग डेट मोडिफिकेशन डेट पर। ठीक है, तो आपका जो भी कैरिंग अमाउंट है और जो भी आपका लीज लायबिलिटी है, मतलब लीज लायबिलिटी जो रिवाइज निकल के आई है, और आपका जो ओल्ड वाली जो कैरिंग वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, तो जो भी परसेंट जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका क्या होगा, लीज लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी और वेस्ट भी बढ़ जाएगा, तो ये होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं चेंज इन फ्यूचर लीज पेमेंट बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट में चेंज होने की वजह से आपके फ्यूचर लीज पेमेंट में चेंज हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट डलवा दिया उसने, है ना। तो ये इनसिग्निफिकेंट मेजरमेंट आना जाएगा। ऑल दिस फैक्ट वाज नोन, ये ऑलरेडी पता था कि यार ये लोग जो पैसा लेंगे हमसे, जो लेसर हमसे पैसा लेगा वो इंटरेस्ट इंक्लूड करके लेगा। और आपकी जीआरवी जो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो कि आपको देनी पड़ेगी लेसर को। ठीक है, तो अगर चेंज उसमें कुछ चेंज होता है तो वो चेंज भी ये माना जाएगा कि आपको पहले से ही पता था। तो अप्लाई सेम अकाउंटिंग एज पर केस ए ऑफ मॉडिफिकेशन, बट यूज द ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट इंस्टेड ऑफ डिस्काउंटिंग रेट ऑफ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन डिस्काउंटिंग रेट यूज नहीं होगी, उसमें ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट यूज होगी। स्टेप 5 फॉर कैलकुलेटिंग रिवाइज लीज लायबिलिटी ऑन मॉडिफिकेशन डेट। ओके, बस ये डिफरेंस है दोनों में, और कोई नहीं है। उसमें मॉडिफिकेशन डेट वाली डेट चूज हो जाएगी, और इसमें जो ओरिजिनल मॉडिफिकेशन वाली थी वो वो यूज हो जाएगी। सो इफ द रीजन फॉर रीमेजरमेंट इज बोथ सिग्निफिकेंट देन अप्लाई सेम अकाउंटिंग एज पर केस ए ऑफ मॉडिफिकेशन। Okay, if reason of remeasurement is both significant and insignificant, then apply same accounting as per case A of modification, treating as significant remeasurement. Okay. दोनों के केस में आप लोग अप्लाई केस ए ही करोगे, ये लिखा हुआ है इसमें। सो अकाउंटिंग ऑफ लीज इन बुक्स ऑफ लेसर, लेसर की बुक्स में क्या होगा, लेसर शेल क्लासीफाई लीज लायबिलिटी और इंसेप्शन डेट,
या तो वो फाइनेंस लीज लायबिलिटी ट्रीट करेगा या ऑपरेटिंग लीज लायबिलिटी ट्रीट करेगा। फाइनेंस लीज तब ट्रीट करेगा जब वो सारे रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो लेसी को दे दे रहा है, सारे रिस्क और रिवॉर्ड लेसी को दे दे रहा है। और ऑपरेटिंग लीज तब करेगा जब वो उसको ट्रीट करेगा जब वो सारे रिस्क और रिवॉर्ड नहीं दे रहा लेसी को। ओके, तो कि कैसे पता चलेगा कि सब्सटेंशियली वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर हियर, कि सब्सटेंशियली वो रिस्क और रिवॉर्ड कब ट्रांसफर कर रहा है। तो ये नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर इन पांचों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये माना जाएगा कि वो और सारे रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर कर रहा है। सो इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड, लेसर शैल क्लासिफाई देम फाइनेंस लीज, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, तो ओनरशिप ऑफ एसेट्स विल बी ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज। ओनरशिप ही आप ट्रांसफर कर रहे हो लेसी को लीज को खत्म होने के बाद ही। या फिर लेसी हैज ऑप्शन टू परचेज द एसेट्स एट प्राइस एक्सपेक्टेड टू बी लोअर देन द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एट एक्सेस डेट। तो लेसी के पास ऑप्शन है कि वो एसेट्स को खरीद सकता है। ठीक है, जो भी एसेट की मार्केट में वैल्यू चल रही है उसके कंपेरिजन में वो खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उसने इतना तो होल्ड किया है तो उसको बस राइट है। तो अगर उस ये भी केस है तो फाइनेंस लीज हो जाएगी। लीज टर्म कवर मेजर पार्ट ऑफ द एसेट्स। अगर एसेट्स का मेजर पार्ट ही लीज टर्म कवर कर रहे हैं, मान लीजिए उसकी यूजफुल लाइफ 20 है और 15 साल के लिए मेरे को मिली गई है वो लीज पे मशीन। तो भाई अगर 15 साल के लिए मेरे को मिली तो मेजर पार्ट तो मैंने ही कवर कर लिया, तो फिर क्या मान जाएगा? फाइनेंस लीज मानी जाएगी। वैसे तो जनरली 50% दिया हुआ है जो स्टैंडर्ड रेट है। अगर 50% से ज़्यादा है, मान लो जी अगर किसी की यूज़फुल लाइफ 20 है और मैंने उसकी 10 से भी ज़्यादा, मतलब मुझे 11 या 10 साल के लिए भी मिल गई, सॉरी 11 साल के लिए भी मिल गई मुझे, क्योंकि मोर देन लिखा हुआ है। तो अगर मुझे 11 साल के लिए भी मिल गई तो वो मेजर पार्ट मान जाएगा, वो भी फाइनेंस लीज मानी जाएगी। पीवी ऑफ लीज पेमेंट बाय लेसी सब्सटेंशियली कवर द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन इंसेप्शन डेट। ओके, जो भी लीज पेमेंट है उसकी पीवी जो भी आपकी फेयर वैल्यू है उसका कम से कम 90% तो फॉर्म पार्टी कर रही है। तो भाई मैंने खरीद ही ली एक तरीके से ना। एसिड्स ऑफ स्पेशलाइज नेचर दैट कैन बी यूज बाय लेसी। ऐसी एसिड इसी टाइप की कस्टमाइज है कि वो सिर्फ लेसी यूज कर सकता है, बाहर अगर बेचेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो उस केस में भी आपकी कौन सी लीज मानी जाएगी? फाइनेंस लीज मानी जाएगी। सो अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज बाय लेसर। फाइनेंस लीज के केस में जैसा ट्रीटमेंट होता है वैसे ही होगा, लेकिन ऑपरेटिंग लीज आ जाती है तो ऑपरेटिंग लीज के डेट में क्या होता है, जो भी हमने फाइनेंस लीज में अभी तक ऊपर पढ़ा था वही होगा ट्रीटमेंट। हाँ, लेकिन ऑपरेटिंग लीज में थोड़ा अलग ट्रीटमेंट हो जाएगा। सो इसमें क्या होगा, लेसी शैल रिकॉग्नाइज लीज इनकम ऑन एसएलएम बेसिस ओवर द लीज टर्म। आप लीज इनकम को रिकॉग्नाइज करोगे एसएलएम बेसिस पे और कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। लेसी शैल कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज रिस्पेक्टिव एसेट्स एंड चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन इट। ठीक है, वो रिस्पेक्टिव एसेट्स रिकॉग्नाइज कर देगा और डेप्रिसिएशन पे चार्ज करता रहेगा। क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में रिस्क रिवॉर्ड तो ट्रांसफर नहीं, तो वो हमारी एसेट है। अब हमारी एसेट तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट, पीपी। बट जनरली अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो हमेशा एंट्री क्या पास होती है? डेप्रिसिएशन डेबिट टू अकाउंट डेप्रिसिएशन। ओके, जनरल एंट्री क्या होगी? लीज इनकम, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज इनकम पीएनएल हो जाएगा। फॉर डेप्रिसिएशन एसेट डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट्स हो जाएगा। ओके, accounting for finance lease by the lessor. Lessor shall initially do the following on commencement date. De-recognize asset given to lessee under lease at carrying amount. लेसर क्या करेगा? वो क्या करेगा? ये सब चीज़ें करेगा ऑन कमेंसमेंट डेट पे। डी रिकॉग्नाइज कर देगा एसेट को जो कि हमने लेसी को दिया अंडर लीज एट कैरिंग अमाउंट। नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन दिस एसेट्स बाय लेसी इन द फ्यूचर आफ्टर गिविंग इट ऑन फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज के केस में क्या होगा कि भाई फाइनेंस लीज के केस में जो भी एसेट्स वो डी रिकॉग्नाइज कर देगा। डी रिकॉग्नाइज कैसे करेगा? वो एसेट्स को क्रेडिट कर देगा, है ना, कैरिंग अमाउंट पे, और कोई डेप्रिसिएशन पे चार्ज नहीं करेगा फ्यूचर में। रिकॉग्नाइज रीसेबल। अब क्या है कि जो भी उसको फ्यूचर के इन्फ्लोज हैं तो फ्यूचर के इन्फ्लोज को पीवी में लेकर आएगा तो वो क्या बन जाएंगे? उसके लीज रिसीवेबल बन जाएंगे एट एन अमाउंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। इंटरेस्ट इनकम इज बुक्ड ओवर द लीज टर्म ऑन दिस लीज रिसीवेबल टू अनवाइंड द डिस्काउंट। इंटरेस्ट इनकम क्या होगी? क्योंकि वो उसमें इंटरेस्ट हटा के उसको पीवी कर दिया है, उसने इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट हटा दिया। अब ये धीरे धीरे इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट जो होगा वो धीरे धीरे उसको अनवाइंड करेंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे? हम लोग रीसिबल को बढ़ाते जाएंगे और इंटरेस्ट इनकम को क्रिएट करके बढ़ाते जाएंगे, यही होगा। तो ऐसे अनवाइंड होगी। इसकी क्या बनेगी? एक टेबल बनेगी, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस इनकम और लीज रिसीवेबल। तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, फिर एक्चुअल कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, और फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन दीज टू अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन गेन और लॉस इन पी एंड एल। जो भी डिफरेंस है वो आपका गेन और लॉस पी एंड एल में चला जाएगा। सो कमेंसमेंट डेट पे एंट्री क्या होगी? ये फाइनेंस लीज का केस चल रहा है, हमने ऑपरेटिंग लीज तो ऊपर देख ही लिया था। ओके,
तो क्या होगा इसमें कमेंसमेंट डेट पे लीजेबल डेबिट, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, ओके। फिर टू एसेट कैरिंग अमाउंट क्रेडिट कर दिया, डिरिकग्नाइज कर दिया इसको। अगर गेन आ रहा है तो वो चला जाएगा पीएनएल में, अगर लॉस आ रहा है तो वो भी पीएनएल में चला जाएगा। एंड ऑफ द ईच ईयर क्या होगा, लीजेबल डेबिट टू फाइनेंस इनकम होगी, अनवाइंड होगा डिस्काउंट ऑन लीजेबल, और रिसीट में बैंक अकाउंट डेबिट टू लीजेबल हो जाएगा, जो हमें लीज के पेमेंट रिसीव हो रहे हैं मंथली या एनुअली जो भी है। ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज मतलब क्या है यहाँ पर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज मतलब है कि जो भी आपका लीज पेमेंट है वो, एक तो वो हो गया लीज पेमेंट है, ठीक है, बाय लेसी जो भी लीज पेमेंट मिलेंगे आपको, प्लस आपको क्या मिलेगी, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी, प्लस आपको क्या मिलेगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, इसमें जीआरवी नहीं आएगा एक्चुअली, इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में ना अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हो जाएगी, मतलब जो आप बाहर बेच के उसको, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मतलब जो बाहर बेच के, मार्केट में बेच के आप पैसा, ठीक है, अरेंज कर लोगे, आप पैसा आपको रिसीव हो जाएगा, जो बाहर बेच के, मशीन को बाहर बेच के आपको पैसा रिसीव हो जाएगा, वो हो जाएगी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। नेट इन्वेस्टमेंट लीज, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, पीवी निकलेगी, किसकी, पीवी निकलेगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज की, यूजिंग लेसर्स आईआरआर, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट जो भी लेसी कॉन्ट्रैक्ट में दी हुई है, पीवी ऑफ लीज पेमेंट बाय लेसी, ठीक है, पीवी निकल जाएगी लीज पेमेंट की, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, दोनों निकल जाएंगी, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, पीवी आ जाएगी इसकी, और क्या आ जाएगा, पीवी आ जाएगी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की, ओके, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की पीवी आ जाएगी इसमें, ये आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। तो दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट का है, दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का, इंटरेस्ट कंपोनेंट का है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कौन सी हो जाएगी, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आपकी, वही मैंने बताया था, दोनों में इंटरेस्ट कंपोनेंट, तो ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम हो जाएगी, जो कि आपने अर्न नहीं किया अभी तक, आप धीरे धीरे जैसे सर्विस दोगे वैसे आपको अर्न करते जाओगे। तो ये हो जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। यूजीआरवी कैसे निकलेगी, टोटल एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, मान लीजिए किसी भी मशीन की टोटल रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए है, और उसकी जीआरवी जो कि मुझे लेसी पे कर देगा, वो माइनस कर दो, कि मुझे 2 लाख तो वो पे करते, तो 8 लाख अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हो गई। क्या अब इसका एग्जाम्पल है, ए लिमिटेड, इसमें पूछा गया जर्नल एंट्री पूछी फर्स्ट ईयर की, तो ए लिमिटेड प्रोवाइड्स एन एसेट्स ऑन फाइनेंस लीज फॉर 3 years on annual lease rent of 1 lakh. At the end of each year, expected GRV by lessee is 20,000, expected UGRV is 30,000, discounted rate is 10%, and carrying amount of assets in E limited books is 2,50,000. Okay, so इसमें हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला गया है। तो अब हम अगर हम देखें इसको, तो हमें हमें एज अ लेसर करना है ना, एज अ लेसर करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एसेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंस लीज पे 3 साल के लिए, एनुअल लीज रेंट ऑफ 1 लाख एट एंड ऑफ ईच ईयर, ओके। तो एक्सपेक्टेड जीआरवी कितनी है जो मुझे लेसी से मिल जाएगी, 20,000, एक्सपेक्टेड यूजीआरवी कितनी है, 30,000 है, डिस्काउंट रेट 10% है। तो भाई अगर 1 लाख 1 लाख 1 लाख काम है, इसको जीआरवी तो मेरी लीज रिसीवेबल निकल जाएगी, है ना, तो मुझे लीज रिसीवेबल निकालनी होगी, मुझे क्या निकालनी होगी यहाँ पर, लीज रिसीवेबल। तो सबसे पहले मेरा स्टेप 1 में मैं लीज रिसीवेबल निकाल लूँगी, है ना, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख ये हो जाएगा, और मुझे गारंटीड वैल्यू कितनी मिलनी है, 20,000, तो 20,000 ऐड हो जाएगा, तो मेरी कितनी आ जाएगी, लीजिबल आ जाएगी मेरी, तो मैं क्या करूँगी, लीजिबल को डेबिट कर दूँगी, और जो कैरिंग अमाउंट है एसेट्स की वो मेरी क्रेडिट हो जाएगी, 2,50,000। तो देख लेते हैं अभी कितना इसमें निकाला हुआ है ना, पीवी ऑफ लीज पेमेंट निकाला हुआ है 2,63,000, ठीक है, कितना निकाला हुआ है, 2,63,000। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लीज सिबल 2,63,000 निकाले, तो एंट्री पास कर देंगे, लीज सिबल डेबिट 2,63,620 टू एसेट्स को हम लोग रिकग्नाइज कर देंगे 2,50,000, क्यों, क्योंकि ये फाइनेंस लीज है। तो जो डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें, वो हम पीएनएल में चले जाएगा, 13,620 रुपये, तो ये एंट्री बन जाएगी इसकी। तो ये निकाला हमने कैलकुलेशन, नेट इन्वेस्टमेंट लीज रिसीवेबल, ये निकाल लिया 2,60,000। फिर हम क्या करेंगे, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की भी पीवी निकालेंगे 30,000 रुपये की, तो 22,530 आ जाएगा, है ना। तो नेट इन्वेस्टमेंट लीज कितना हो जाएगा हम लोगों का, एक तो ये है 2,63,000 प्लस आपका जो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है उसकी 2,86,150 हो जाएगा,
ठीक है, फिर हम फाइनेंस इनकम का वो निकालेंगे टेबल बना के। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें, ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कितनी कैलकुलेट होगी, लीज ओपनिंग बैलेंस ऑफ लीज लेबल, उस पर इंटरेस्ट कितनी कैलकुलेट होगी, और हम एक्चुअल कितना अमाउंट रिसीव कर लेंगे क्लोजिंग बैलेंस, ऐसे करके टेबल बन जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी, क्या हो जाएगा, 2,86,000 आपका लीज रिसीबल हो जाएगा। 2,86,000 लीज रिसीबल हो जाएगा। उस पर 10% की आपकी इंटरेस्ट का लग जाएगी, और फिर 1 लाख का पेमेंट 1 लाख का पेमेंट रिसीव हो जाएगा। तो आपके कितना बचेगा, 2,40,765 बचेगा। ऐसे ही करके आपका पेमेंट रिसीव होता जाएगा। ओके, एक्चुअल पेमेंट जो है आपको मिलेगी कितनी फ्यूचर में, बाहर से आपको 30,000 मिल जाएगा, यहाँ से तो 1.5 लाख हो गया ना, 1.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर कमेंसमेंट पे क्या करेंगे हम, लीज रिसीवेबल डेबिट कर देंगे 2,86,150। यहाँ पे ना ऊपर यहाँ पे मैं ऊपर ये ऐड करना भूल गई थी, UGRV का PV, तो UGRV का PV भी ऐड हो जाएगा। तो लीज रिसीवेबल कितना हो जाएगा, 2,86,150। टू एसेट्स कितना हो जाएगा, 2,50,000, और जो गेन लीज है PNL में चला जाएगा 36,150। फिर हम अनवाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एंट्री फर्स्ट ईयर में लीज रिसीवेबल डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, लीज रिसीवेबल डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम 28,615। ओके, और फिर मैं बैंक अकाउंट से मैं रिसीव हो जाएगा लीज लेबल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल 1 लाख। तो कैलकुलेशन कितनी होगी, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम की, GIIL माइनस नेट इंटरेस्ट, तो 63,850 आएगा ये। क्यों, क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा भाई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको देखो 3 लाख तो मिल ही रहा है, प्लस आपको ये 50,000 रुपये मिल रहा है, तो 3,50,000 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। अब फिर माइनस करके हमने PV कितनी निकाली है, 2,86,150। तो कितना डिफरेंस इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट का पार्ट है आपका, 60,850। सिंपल। फाइनेंस लीज की डीलर लेसर क्या करेगा, मतलब जिसका मेनली जो काम है वो है वो क्या है, उसका लीज पे देना है काम, जो है उसका डीलर लेसी, मतलब लीज ही डील करता है वो बंदा, है ना। तो वो डीलर लेसर पे कैसे काम करेगा उस केस में, टू ऑल थिंग्स आर सेम एज अ वॉर्म फाइनेंस लीज, डीलर लेसर विल रिकॉग्नाइज फॉलोइंग एट लीज कमेंसमेंट डेट, सेल्स उसकी जो मानी जाएगी, क्योंकि वो क्या करेगा, वो आपकी अदर इनकम नहीं होगी, जो भी उसकी रेंटल इनकम आ रही है, वो लीज की इनकम हो रही है, वो अदर इनकम नहीं होगी, वो क्या होगी, उसकी उसकी सेल्स मानी जाएगी, वो उसका रेवेन्यू होगा। तो ठीक है, तो वो रेवेन्यू होगा। फिर COGS क्या होगा, उसका जो भी आपकी कैरिंग अमाउंट है एसेट्स की, वो, और उसमें से जो आपकी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वो माइनस हो जाएगी, उसकी जो PV है वो माइनस हो जाएगी। तो ये करेगा डीलर लेसर एक्चुअली। डीलर लेसर रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग एट लीज कमेंसमेंट डेट, सेल्स मान लेगा, किसको सेल्स मान लेगा, जो भी आपकी नेट इन्वेस्टमेंट लीज निकल के आई है उसमें से UGRV जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू हटा दो, वो आपकी सेल मान ली जाएगी। मतलब जो भी आपकी गारंटीड है, लेसर के लिए गारंटीड इतना मिल रहा है, और जो भी आपकी वो है लीज पेमेंट आपको मिलना है, उन दोनों का PV आप निकाल लोगे तो वो आपकी सेल्स मान ली जाएगी इन शॉर्ट। ओके ओके, लेकिन इसमें अगर आपका GUGRV का भी पार्ट है तो वो आप माइनस कर दोगे PV करके। COGS कैसे निकलेगी, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी, आपकी जो भी एसेट्स हैं वो हो जाएगी, क्योंकि आपने एसेट ही तो यूज़ करने के लिए दी है ना, आपने एसेट ही तो यूज़ करने के लिए दी है, तो एसेट की कैरिंग अमाउंट है, फाइनेंस इसमें तो रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है, तो कैरिंग अमाउंट हो जाएगा, है ना। तो कैरिंग अमाउंट माइनस PV ऑफ UGRV। ठीक है, इसमें PV निकाल देंगे UGRV का, क्योंकि UGRV का कोई कनेक्शन नहीं है सेल्स और कुछ COGS से। ठीक है, चलन एंट्री बाय डीलर्स एंड की कमेंसमेंट डेट विल बी एज फॉलोज, लीज रिसीवेबल NIL हो जाएगा आपका नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, और टू एसेट डी कैरिंग वैल्यू जो भी है, COGS टू सेल्स। COGS में क्या होगा, आपकी जो कैरिंग वैल्यू उसमें से अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू माइनस हो जाएगी, और सेल्स में भी आपकी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो आपका ऐसे करके सेल्स आ जाएगी। इस गेन और लॉस इन लीज जो हो जाएगा, सेल्स माइनस UGS ही हो जाएगा। ओके, अल्टीमेटली आपका देखो इंटरेस्ट कंपोनेंट आ जाएगा, अगर आप देखो मोटा मोटी। ठीक है, तो क्योंकि जैसे मान लो अभी हमारा कितना निकल के आया था ऊपर, जब हमने निकाला था, तो कितना निकल के आया था इसमें, अगर आप ऊपर जाके देखोगे तो कितना निकल के आया था, NIL 2,86,150, है ना, 2,86,150, है ना। और हमारा COGS कितना था, 2.5 लाख रुपए कैरिंग वैल्यू है इसकी, है ना, कैरिंग वैल्यू 2.5 लाख है।
पीवी कितना बन रहा है इसका दोनों का, दोनों में से पीवी हटा दोगे तो वही आएगा डिफरेंस दोनों का अल्टीमेटली। ये 22,530 दोनों को सेम ही माइनस कर रहा हूँ तो दोनों का डिफरेंस यही रहेगा 36,150, तो ये आ जाएगा। स्टेप 2 भी फॉलो टू सॉल्व द प्रैक्टिकल इन केस ऑफ डिक्लेयर लीज, कैलकुलेट एन लीज रिसीवेबल निकालोगे। कैसे निकलेगी ये? पीवी निकलेगी, पीवी, ठीक है, पीवी निकलेगी। पीवी ऑफ किसका? लीज पेमेंट का, जो कि आपको प्लस आपकी क्या निकलेगी? पीवी निकलेगी यू जी आर वी एंड यू जी आर वी, ठीक है। चेक कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स, सेल्स कैलकुलेट करोगे, सीओजीएस कैलकुलेट करोगे, गेन ऑन लॉस कैलकुलेट करोगे, फाइनेंस इनकम लीज रिसीवेबल इज क्लोजिंग बैलेंस आता है यूजिंग अमोर्टाइजेशन टेबल और जनरल एंट्री पास कर दो, खत्म। ओके, अब आता है मोडिफिकेशन। अगर मोडिफिकेशन हुआ लेसर की बुक में तो क्या होगा? मोडिफिकेशन हुआ लेसर की बुक में तो क्या होगा? मोडिफिकेशन इन लैंड लीज, इफ मोडिफिकेशन रिजल्ट इन इंक्रीज इन एरिया प्राइस विद एसएसपी ऑफ सच इंक्रीज एरिया। अगर मोडिफिकेशन ऐसा है जिसकी वजह से एरिया बढ़ गया तो प्राइस तो बढ़ेगा ही, एरिया बढ़ गया तो प्राइस तो बढ़ेगा ही विद एसएसपी। तो आप क्या करोगे? सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट करोगे एसएसपी वाले के साथ, ठीक है। स्टैंड ऑन सेलिंग प्राइस जो ऐसे इंक्रीज है वो स्टैंड ऑन सेलिंग प्राइस जो है लेसर चार्ज कर रहा है, ओके। तो उस केस में क्या होगा? आप इसे सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करोगे। इवन लेसी के केस में भी यही था कि आप सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करोगे। मोडिफिकेशन लीज इन चेंज इन क्लासिफिकेशन फाइनेंस लीज इनटू ऑपरेटिंग लीज, ऐसा मोडिफिकेशन हुआ जिसकी वजह से फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज में बदल गई है। तो आप क्या करोगे? जो भी आपने क्या किया है, री रिकॉग्नाइज कर दोगे लीज रिसीवेबल को और एड्स कैरिंग वैल्यू और रिकॉग्नाइज एसेट गिवन अंडर लीज अंडर कैरिंग वैल्यू ऑफ लीज रिसीवेबल। जो भी आप लीज फाइनेंस लीज में तो लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं, तो आप वो हटा दो, आप उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो। डी रिसीवेबल डेबिट था उसको क्रेडिट कर दो, डी रिकॉग्नाइज कर दो। और एसेट्स जो भी आपने दी हुई है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज हो गया, आपने एसेट्स को पहले डी रिकॉग्नाइज किया था जब आप फाइनेंस लीज में थे, तो आप एसेट्स को रिकॉग्नाइज कर लोगे फिर से, ठीक है, जो कि लीज के अंदर दी हुई है एट कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज रिसीवेबल। लीज रिसीवेबल कैरिंग अमाउंट से एंट्री कर लोगे, तो एसेट्स को डेबिट कर दोगे और लीज रिसीवेबल को क्रेडिट कर दोगे, जो भी लीज रिसीवेबल कैरिंग अमाउंट है उसको, ठीक है। क्लासिफिकेशन चेंज होगा, ये हो जाएगा। अदरवाइज अप्लाई मोडिफिकेशन अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट एज पर इंडिया 109। और अगर ये दोनों ही केस नहीं है, मतलब आपका फाइनेंस लीज से ऑपरेटिंग लीज में नहीं हो रहा है, आपका एरिया में आपने कोई चेंज नहीं किया है एसएसपी इन अकॉर्डिंग विद एसएसपी ऑफ सच, नहीं को प्राइस में चेंज नहीं हुआ है एसएसपी के अकॉर्डिंग, तो फिर तो आप 109 फॉलो कर लोगे। और मोडिफिकेशन ऑपरेटिंग लीज में होता है तो ट्रीट एज ए टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट और नया लीज कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे। अगर चेंज होता है तो भैया पुराना हटा दो नया बना लो, पुराना हटा दो नया बना लो, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस आते हैं हमारे। सेपरेशन ऑफ लीज एंड नॉन लीज कॉम्पोनेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, लेसर इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द कंसेशन फॉर द लीज एंड नॉन लीज कॉम्पोनेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइसेस। अब लीज और नॉन लीज कॉम्पोनेंट, कॉन्ट्रैक्ट में लीज भी है नॉन लीज कॉम्पोनेंट भी है कुछ, तो उस केस में लेसर को क्या करना पड़ेगा? So lessor is required to separate the concession for the lease and non-lease component in a contract on the basis of their standalone selling price. जो भी उसकी एसएसपी है उसके बेसिस पे आप क्या करोगे? दोनों को बांट दोगे। तो आप अप्लाई करोगे इंडेस 106 फॉर अकाउंटिंग ऑफ लीज कंपोनेंट, और जो बांटने के बाद जो भी आपका लीज वाला है उसके लिए तो लीज वाला इंडेस अप्लाई कर दोगे, और वो नॉन लीज कॉम्पोनेंट है उसको 115 अप्लाई कर दोगे। तो लेसी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द कंसेशन फॉर लीज एंड नॉन लीज कॉम्पोनेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस, अप्लाई इंडेस फॉर अकाउंटिंग ऑफ लीज कॉम्पोनेंट एंड रिकॉग्नाइज अमाउंट पेड फॉर नॉन लीज एज एन एक्सपेंस। जो भी आपने नॉन लीज कॉम्पोनेंट के लिए अमाउंट पे किया वो एज एक्सपेंस ट्रीट कर लोगे। सो लेसी हैज अ चॉइस नॉट टू सेपरेट, ठीक है, नॉट सेपरेट द लेसी एंड नॉन लीज कॉम्पोनेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट एज अ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, ट्रीट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट एज अ लीज कॉम्पोनेंट ओनली। उसके पास चॉइस है, वो चाहे तो दोनों को अलग अलग दिखा सकता है, चाहे तो नहीं भी दिखा सकता, ठीक है। तो उसे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करोगे। सेल्स एंड लीज बैक, ठीक है, अब क्या करोगे? सेलर लेसी है, बायर लेसर है, ठीक है। सेलर लेसी के बीच में अब क्या कर रहा है? सेलर क्या कर रहा है? मान लीजिए मैंने क्या किया, मैं सेलर हूँ, मैंने क्या किया, मैंने एसेट्स को बेच दिया।
फिर मैंने फिर से वो वापस, ठीक है, लीज पे ले ली। बट मैंने ऐसा किया क्यों? तो अगर मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि मुझसे पैसे अरेंज हो जाए, ठीक है। मतलब दो टाइप के वो हो सकता है, दो टाइप का इसमें केस। एक तो ये जेन्युइन है कि अल्टीमेटली कि मुझे एसेट्स भी मिल जाए मुझे लीज पे, और मुझे पैसे भी अरेंज हो जाएं, है ना। एक तो ये है। दूसरा, मुझे सिर्फ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट किया। अगर मैंने ऐसा करके सिर्फ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट किया है, कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो भाई ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, इंडियाज़ 109 में चले जाओगे, है ना। मैंने एसेट्स बेची, फिर एसेट्स को लीज बैक ले लिया, ठीक है। लीज बैक लेकर क्या किया, एसेट्स बेची तो एसेट बेच के मुझे पैसे मिल गए, लीज बैक ले लिया और दिखा दिया कि मैं फिर उसको पेमेंट कर रहा हूँ रिटर्न और इंस्टॉलमेंट। तो ये है अकाउंटिंग विद दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इफ कंट्रोल ऑफ एसेट्स नॉट पास टू बायर लेसर। अगर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं किया है तो फाइनेंसिंग लोन अरेंजमेंट कहलाएगी। लेकिन अगर कंट्रोल ही मैंने ट्रांसफर कर दिया है, मैंने उसको कंट्रोल ही दे दिया, मैंने उसको कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया एसेट्स के साथ, मैंने उसको कंट्रोल दे दिया कि तुम जो चाहो कर लो, ठीक है। So if a control is passed to the lessor, then accounting for sales and leaseback will be done as per Ind AS 116. ठीक है, ट्रीटमेंट जो होगा एज पर 116 होगा। सो अकाउंटिंग इन बेस ऑफ बुक्स ऑफ लेसर, सेलर लेसर, इफ द सेलिंग प्राइस जो है अगर वो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स के दोनों के बराबर है तो, ठीक है। जो भी मेरी, मान लीजिए मेरी जो फेयर वैल्यू है एसेट्स की वो है 10 लाख रुपए, ठीक है, और मेरी जो सेलिंग प्राइस है जिसमें मैं बेच रही हूँ वो भी 10 लाख है। तो फिर क्या करेंगे आप, सेलर लेसी जो है जिसने बेची है, वो इनिशियली डू द फॉलोइंग ऑन कमेंसमेंट डेट। वो रिकॉग्नाइज कर देगा कैश एंड बैंक सेल अमाउंट जो भी रिसीव हुआ है उसको, क्योंकि एसेट्स बेच दिए तो डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, बैंक और डेबिट टू एसेट हो जाएगा। डी रिकॉग्नाइज एसेट सोल्ड एट कैरिंग वैल्यू, डेप्रिशिएशन नॉट ऑन एसेट इन द फ्यूचर आफ्टर सेल। सेल के बाद डेप्रिशिएशन आप ट्रीट मत करना। रिकॉग्नाइज लीज लायबिलिटी एट पीवी ऑफ लीज पेमेंट। आप क्या करोगे, आप लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर दोगे क्योंकि आपने लीज पे ले ली ना एसेट्स। जब आपने लीज पे ले ली तो क्या होगा, अब आप आरओयू एसेट और पीवी ये दोनों दिखाओगे, तो लीज लायबिलिटी भी दिखाओगे टू करके, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट इज बुक्ड ऑन इट ओवर द लीज टर्म टू अनवाइंड द डिस्काउंट। वो अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगी, इसमें आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट आ जाएगा और लीज पेमेंट, एक्चुअल लीज पेमेंट, फिर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। रिकॉग्नाइज रोल एसेट्स ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ राइट हेल्ड इन लीज बैक। इसमें क्या होगा, एक मिनट, लीज लायबिलिटी निकालोगे, लीज लायबिलिटी मान लो 10 लाख रुपए है ना। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स। इससे क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो आप, फेयर वैल्यू मान लें आपकी है इसकी 11 लाख रुपए, ओके, और कैरिंग वैल्यू कितनी है एसेट्स की, कैरिंग वैल्यू मान लें आपकी, कैरिंग वैल्यू है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स और कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स ना, मान लें ये है आपकी 12 लाख रुपए, है ना। तो भाई लीज लायबिलिटी आपकी फेयर वैल्यू पे कितनी तो कैरिंग वैल्यू पे कितनी होगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज इट ओवर द लॉन्ग टर्म। फिर डिफरेंस इन ऑल दीज 4 आइटम जनरल एंट्री विल बी गेन और लॉस होगा, तो वो आप क्या करोगे, वो आप पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। देखो ये एंट्री है इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा, यार यू एसेट डेबिट से प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी टू एसेट हो जाएगा, कैरिंग वैल्यू डी रिकॉग्नाइज कर देंगे हम इसे, लीज लायबिलिटी बन जाएगी आपकी, पीवी ऑफ लीज पेमेंट आ जाएगा, गेन और सेल और लीज बैक आ जाएगा, तो ये पूरी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये आर ए यू है, रोल नहीं है भाई, ठीक है, ये आर ए यू है, ओके, ठीक है। अगर मान लीजिए सेलिंग प्राइस जो है मोर देन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स है, सेल प्राइस जो है वो क्या है, फेयर वैल्यू मोर देन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स है। मान लीजिए ये आपका सेलिंग प्राइस मैंने 10 लाख में बेचा और फेयर वैल्यू कितनी है इसकी, 9 लाख है, तो भाई आप 10 लाख में कैसे बेच रहे हो, जब फेयर वैल्यू मार्केट में मुझे 9 लाख में मिली, 10 लाख में क्यों लैसी बेच रहा है। तो सीरियल ऐसे से इनिशिएट द फॉलोइंग, क्या होगा, आप क्या करोगे, आप जो भी सेल्स अमाउंट से रिसीव हो रहा है पैसा वो कैश कर दोगे डेबिट, डिकग्नाइज सोल्ड एट कैरिंग वैल्यू, एसेट्स को डी रिकग्नाइज कर दोगे कैरिंग वैल्यू, मतलब ऐसे को क्रेडिट कर दो कैरिंग वैल्यू पे, और डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। रिकग्नाइज फाइनेंस लायबिलिटी दिखाओगे आप, सेल्स माइनस फेयर वैल्यू, मतलब अल्टीमेटली एक तरह से फाइनेंसिंग अरेंजमेंट हो रही है अगर आप देखो ध्यान से तो।
फाइनेंसिंग अरेंजमेंट आ रही है। क्योंकि मैं 10 लाख पे पैसा उठा रही हूँ, 10 लाख रुपए उठा रही हूँ, जबकि 9 लाख उसकी फेयर वैल्यू है। तो सेल्स माइनस फेयर वैल्यू, फाइनेंस कॉस्ट इज बुक्ड ऑन इट ओवर द लीज टर्म टू अनवाइंड डिस्काउंट। ओके, तो अनवाइंड डिस्काउंट हो जाए, मतलब हम लोग जो भी फाइनेंस कॉस्ट है उसको हम लोग धीरे 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 अनवाइंड करते रहेंगे। रिकग्नाइज लीज लायबिलिटी एट पीवी ऑफ एनुअल पेमेंट। ओके, फिर क्या आ जाएगा, माइनस फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंस कॉस्ट इज बुक्ड ओवर द लीज टर्म टू अनवाइंड डिस्काउंट। लीज लायबिलिटी आप बुक कर दोगे। रिकग्नाइज आर यू एसेट्स ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ राइट एट द लीज बैक, ये होगा इसका, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज इट ओवर द लीज टर्म, डिफरेंस इन ऑल दीज 5 जनरल एंट्री विल बी गेन और लॉस लीज बैक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा देयर इज अ नीड टू अप्रोप्रिएट द, हाँ यार, देयर इज अ नीड टू अप्रोप्रिएट द एनुअल पेमेंट मेड बाय लेस इन द फॉलोइंग टू पार्ट्स। पेमेंट फॉर लीज लायबिलिटी क्या बनेगा, एनुअल पेमेंट मल्टीप्लाइज लीज लायबिलिटी डिवाइड बाय पीवी ऑफ एनुअल पेमेंट्स। पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लोन लायबिलिटी का क्या बनेगा, एनुअल पेमेंट मल्टीप्लाई लीज लायबिलिटी, सॉरी फाइनेंस लायबिलिटी डिवाइड बाय पीवी ऑफ एनुअल पेमेंट। इट विल बी respectively used in amortization. So there is a need to appropriate the annual payment made by the lessee in the following two parts. lessee को दो पेमेंट्स मतलब अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा, एनुअल पेमेंट को ऐसे निकालना पड़ेगा बेसिकली। लीज लायबिलिटी की पेमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी क्या आएगा, एनुअल पेमेंट मल्टीप्लाई पीवी ऑफ एनुअल पेमेंट, ठीक है। लीज लायबिलिटी डिवाइड बाय पीवी ऑफ एनुअल पेमेंट जाएगा, और एनुअल पेमेंट जो पेमेंट ऑफ लोन लायबिलिटी जाएगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, लोन का एनुअल पेमेंट जाएगा। एनुअल पेमेंट में, क्योंकि एनुअल पेमेंट में दो कंपोनेंट है बेसिकली, एक तो कंपोनेंट हो गया लीज लायबिलिटी, दूसरा कंपोनेंट हो गया लोन लायबिलिटी, है ना। तो लीज का कंपोनेंट ऐसे निकलेगा, पीवी करेंगे हम एनुअल पेमेंट की, उसमें लीज लायबिलिटी कर देंगे, और बाकी जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो आ जाएगा। तो ऐसे करके हमारा एनुअल पेमेंट का कंपोनेंट बढ़ जाएगा कि एनुअल पेमेंट लीज लायबिलिटी का पार्ट इतना है, फाइनेंशियल लायबिलिटी का पार्ट इतना है। इट विल रिस्पेक्टिवली इन अमोर्टाइजेशन टेबल ऑफ लीज एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। जनरल एंट्री क्या होगी, कमेंसमेंट डेट पर बैंक और डेबिट अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा, आरयू एसेट्स प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी आ जाएगा, और टू एसेट्स डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, एसेट्स लीज लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। लेसी की बुक्स में पीवी ऑफ लीज लायबिलिटी माइनस फाइनेंशियल लायबिलिटीज, लीज लायबिलिटी आएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी सेल्स वाली वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी, और जो भी उसका डिफरेंस बचेगा वो गेन और लॉस, या लॉस तो बैंक उसमें चलेगा, पी&एल में डेबिट हो जाएगा, और अगर क्रेडिट हुआ बैलेंस क्रेडिट आ रहा है तो वो गेन हो जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट्स जो है वो है आपकी, ठीक है, प्राइस ऑफ एसेट्स लेस देन, मान लीजिए ये जो है एसेट्स वो है 9 लाख की, और जो फेयर वैल्यू है वो 10 लाख की है, तब क्या, तो तब ये होगा द सेलर लेसी शेल इनिशियली डू द फॉलोइंग ऑन कमेंसमेंट डेट। रिकॉग्नाइज कैश इन बैंक बैलेंस सेल्स अमाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी आपकी एसेट्स, डी द एसेट्स सोल्ड कैरिंग वैल्यू, डिप्रिशिएशन नॉट चार्ज ऑन एसेट इन द फ्यूचर आफ्टर सेल, ठीक है। टू एसेट्स हो जाएगी कैरिंग वैल्यू पे, रिकॉग्नाइज लीज लायबिलिटी प्रीवियस, ठीक है, पीवी ऑफ लीज पेमेंट, लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। फाइनेंस कॉस्ट इज बुक्ड ऑन इज ओवर लीज टर्म टू अनवाइंड द डिस्काउंट, ओके। फिर आप क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे, और यू एसेट्स कॉन टू द एक्सटेंट ऑफ राइट्स हेल्ड इन लीज बैक, ओके। लीज लायबिलिटी प्लस फेयर वैल्यू माइनस लीज लायबिलिटी, और ये फाइनेंस लायबिलिटी हो जाएगी, तो दोनों का ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई कैरिंग अमाउंट हो जाएगी, डिफरेंस इन ऑल जो जाएगा वो गेन और लॉस हो जाएगा, तो ये इसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, आरयू एसेट्स डेबिट हो जाएगा, और आपका टू एसेट्स डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी एसेट्स, और टू लीज लायबिलिटी की पीवी ऑफ लीज पेमेंट, और गेन और सील हो जाएगा ब्रॉ फॉरवर्ड, ओके। फिर आपका क्या आएगा, अकाउंटिंग एंड बुक्स ऑफ द बायर और लेसर। Buyer and lessor shall initially do the following on commencement date: recognize assets received at its fair value। आप assets को recognize करोगे fair value पर, depreciation charge होगी buyer lessor over its useful life, आप फिर amount recognize करोगे to cash and bank to purchase assets, sales value more than the fair value of assets, and recognize financial assets as sales value minus fair value। Finance income is booked over it on the lease time to unwind the discount। अगर सेल्स वैल्यू मोर देन है तो आप फाइनेंशियल एसेट्स को इस पर रिकॉग्नाइज करोगे, और फाइनेंस इनकम को बुक करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो भी आपका लीज टर्म है उसमें। सेल्स वैल्यू अगर ज़्यादा कम है आपकी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स से, देन आल्सो रिकॉग्नाइज अर्नड लीज इनकम, इसमें अर्नड लीज इनकम है आपकी जो छुपी हुई है। डू द अकाउंटिंग फॉर एसेट्स बैक टू लेजर एज अ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एंड डिस्कस प्रीवियसली इन इंडियस, ओके। हम इस तरीके से उसे ट्रीट करेंगे एज अ फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। जैसे कि हमने लीज बैक दे दिया हो अपने सीलर को,
अब एक कंसेप्ट और रह बचा है इसमें, सबलीज। सबलीज में क्या होता है? सबलीज में जैसे मैं लेसर हूँ, मैंने किसी को लीज पे दिया और सामने वाले ने दूसरे किसी थर्ड पार्टी को लीज पे दे दिया, तो उसे कहते हैं सबलीज। तो अल्टीमेटली जो नॉर्मल लेसर है, ठीक है, एक बीच में कौन सा हो गया, इसे इंटरमीडिएट लेसर भी बोलते हैं। मतलब मैंने जिसको लीज पे दिया उसको इंटरमीडिएट लेसर भी बोलते हैं, उसने सबलीज कर दिया, है ना, तो उसे बोलते हैं सबलेसी। ओके, तो इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट लेसर शुड डिसाइड वेदर सबलीज डन बाय हिम इज ऑपरेटिंग लीज और, तो जो जिसने किया, मतलब जिसने, मैंने जिसको लीज किया और उसने सब लीज कर दिया, तो जो इंटरमीडिएट लेसर है उसको डिसाइड करना होता है कि क्या जो सब लीज है वो ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस लीज है, बाय कंपेयरिंग सब लीज टर्म विद द रिमेनिंग लीज टर्म ऑफ द आरयू एसेट्स इन हेड लीज। ठीक है, एग्जाम्पल, ए लिमिटेड टेकन एसेट्स ऑन लीज फॉर 10 years, आफ्टर 6 years ए लिमिटेड गिव द एसेट्स टू सब लीज फॉर 3 years, नाउ रिमेनिंग लीज टर्म इन हेड लीज 10 minus 6 4, तो चार चार सालों के लिए लीज सब लीज पे दे दिया, तो सब लीज टर्म जो हो गया वो 3 सालों के लिए हो जाएगा। रिमेनिंग लीज टर्म तो 4 साल है, लेकिन 3 साल के लिए सब लीज दिए हैं, तो सब लीज टर्म 3 साल है। तो सब लीज फॉर मेजर पार्ट ऑफ रिमेनिंग लीज टर्म थर्ड इक्वल टू फोर, थर्ड सॉरी मतलब 75% हो गया उसका मेजर पार्ट। तो क्योंकि वो सब लीज जो मेजर पार्ट फॉर्म कर रहा है रिमेनिंग लीज टर्म का, इसलिए सब लीज होगा फाइनेंस लीज। तो सब लीज की कंडीशन देखनी पड़ेगी भाई, लीजी की हमने जो 5 कंडीशन डिस्कस की थी, या तो मेजर पार्ट फॉर्म कर रहा हो, या उसकी वैल्यू का ही 90% पार्ट हो लगभग, तो ठीक है, रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर माना जाता है। जो हमने 5 कंडीशन हमने देखी थी, ठीक है, तो यही इसी तरीके से फिर फाइनेंस लीज है, तो फाइनेंस लीज की तरह से वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएगा। अगर ऑपरेटिंग लीज, अगर मान लीजिए मेजर पार्ट फॉर्म नहीं करता, 1 साल के लिए होता, तो फिर ऑपरेटिंग लीज होगी, तो ऑपरेटिंग लीज की तरह ट्रीटमेंट होता, इनकम रिकवर हो जाती और एसेट्स भी अपने पास ही रहती। ऑप्शनल एग्जेम्पशन टू लेसी, इंडियस 116 गिव लेसी एन ऑप्शन नॉट टू अप्लाई इंडियस ऑन, ठीक है, लेसी के पास ऑप्शन है कि वो अप्लाई ना करे इसको अगर वो शॉर्ट टर्म लीज है, मतलब लेस देन इक्वल टू 12 मंथ है, और जो लीज है वो लो वैल्यू एसेट्स की, लीज जो है वो लो वैल्यू एसेट्स की, मतलब वो इरेलेवेंट है, 5,000 रुपये की, 10,000 रुपये की, वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट के जजमेंट पे। इफ लेसी इलेक्ट फॉर दिस ऑप्शन देन ही शैल रिकॉग्नाइज लीज पेमेंट एज एन एक्सपेंस इन P&L एसएलएम बेसिस। अगर आप दोनों में से किसी में फॉल कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप लीज पेमेंट जो भी आप कर रहे हो उसे P&L में एक्सपेंस ऑफ कर दोगे, तो लीज पेमेंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे साथ ऐसे ही, हमारे साथ मतलब ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।